Hello students, I am Nagend Pratap Singh, your economics teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the new topic, that is income and other criteria. Before telling, I would like to explain in Hindi also कि व्यक्तियों के बीच, राज्यों के बीच, देशों के बीच यदि विकास देखना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई राज्य, कोई देश दूसरे की अपेक्षा कितना विकसित है, तो इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया का, अलग अलग मापदंडों के आधार पे तुलना किया जाता है। इसमें आपको स्पष्ट रूप से टेबल 1.3 आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्राइटेरिया के यानी मापदंड, तो यहाँ हम मापदंड लेते हैं इनकम। इनकम मीन्स आय, किसी भी सर्विस के बदले, किसी भी काम के बदले जो हम कमाते हैं वही हमारा इनकम होता है। तो यहाँ अपने देश के 3 राज्यों के बीच इनकम के माध्यम से, इनकम को लेके इनके बीच तुलना किया जा रहा है कि कौन राज्य अधिक इनकम करता है और किस राज्य में कम इनकम होता है। देखेंगे, स्टेट है महाराष्ट्र, केरला, बिहार। इसमें पर कैपिटा इनकम फॉर 2012-13 2012-13 के सर्वे के हिसाब से पर कैपिटा इनकम कितना है। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब आप समझते होंगे कि किसी भी देश या राज्य की कुल आय बटे कुल संख्या, जब पूरी आबादी के द्वारा उस राज्य, उस देश के टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसे ही पर कैपिटा इनकम पर एनम यानी वो 1 साल में निकाला जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि महाराष्ट्र में 1 साल में एक व्यक्ति 1,04,000 कमाता है, जबकि केरला में एक व्यक्ति 1 साल में 88,500 कमाता है, जबकि बिहार में 27,200। यदि हम इनकम को आधार लेके यदि कंपेयर करते हैं तो महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, केरला 2nd नंबर पे है और बिहार 3rd नंबर पे है। इसी तरह से तुलना करने के अलग अलग भी मापदंड हैं, जैसे आप टेबल 1.4 में देखेंगे। यहाँ भी महाराष्ट्र, केरला और बिहार के बीच में ही कंपेयर किया जा रहा है। मापदंड क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। ये 1000 बर्थ पे निकाला जाता है कि शिशु मृत्यु दर कितना है 1000 में। तो देखेंगे महाराष्ट्र में 25, केरला में 12, बिहार में 43। यानी महाराष्ट्र में अधिक इनकम होने के बावजूद भी वहाँ ज़्यादा शिशु मरते हैं, वहाँ मृत्यु दर अधिक है, जबकि केरला में उसके अपेक्षा इनकम कम है तो वहाँ कम शिशु मृत्यु दर है। लेकिन बिहार, जिसका इनकम भी कम है, लेकिन वहाँ शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। उसी तरह जब हम लिटरेसी रेट को आधार मान के कंपेयर करते हैं, 2011 के हिसाब से है, यानी साक्षरता दर, तो महाराष्ट्र में 82% है, केरला में 94% है, बिहार में 62%। यानी जो इनकम में 2nd नंबर, वहाँ लिटरेसी रेट अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अच्छा है, लेकिन बिहार यह हर चीज़ में पीछे है। यदि हम नेट अटेंडेंस रेशियो देखेंगे, 100% पे लिया जाता है सेकेंडरी स्टेज पे, जब बच्चे 14 से 15 साल के होते हैं। ये आंकड़ा 2009-10 के हिसाब से है। तो महाराष्ट्र में 64%, केरला में 78%
और बिहार में 35%। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी केरला सबसे आगे है। इनकम में इन 3 राज्यों के बीच में यदि किया जाता है तो सेकंड नंबर, लेकिन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में आगे, लिटरेसी रेट में आगे और नेट अटेंडेंस रेशियो में भी आगे। यानी वहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है। वहाँ शासक अच्छे हैं, प्रशासक अच्छे हैं, स्कीमें अच्छी हैं, इसलिए वहाँ अधिक लोगों को लाभ मिलता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 3 राज्यों के बीच जो हमने तुलना किया, इसमें सबसे सफल राज्य केरला है। ये इनकम हो गया। हमने अलग अलग मापदंडों पे इनके बीच तुलना भी की। अब हम देखते हैं कि उतना, यानी दूसरे नंबर पे इनकम में है, फिर भी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ मिल रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पब्लिक फैसिलिटीज़। लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, देखेंगे कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक इनकम होने के बावजूद भी हर मापदंडों के आधार पे जो हमने तुलना किया वो पीछे है। इसका रीजन क्या है? इसके पीछे एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि मनी ही सब कुछ नहीं होता है। आपके पॉकेट में पैसा हो, पैसा ही पैसा हो, आप बहुत धनवान हो, लेकिन फिर भी आप पैसे से हर चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, आप महंगी से महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन कर सकते हैं, अच्छा से अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज आप ले सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा होते हुए भी आप यदि चाहें कि पैसे के बल पे व्यक्तिगत रूप से केवल आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल जाए, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसे तो बहुत हमने देखे हैं कि हमारे देश में जो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हैं उनमें दवाओं की कमी है। बहुत सारे लोग गरीबी के कारण या हॉस्पिटल में दवाओं की कमी के कारण सुचारू रूप से इलाज भी नहीं हो पाता, जिसके वजह से मौत के आंकड़े ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, कोशिश ये रखनी चाहिए कि हमें जो ज़रूरत के सामान हैं वो सस्ते दामों पे बिक्री किया जाए, ताकि हर ज़रूरत के सामान गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मिल सके। आप देखते होंगे कि आज के समय में भी हमारा समाज, हमारी सरकार, वर्तमान में तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बदलाव हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारी कमियां हैं। ऐसे दूर दराज के लोग जिनके घरों में आज भी बिजली नहीं है, आज भी शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, जो बच्चियां हैं पास में अच्छे स्कूल कॉलेज न होने के कारण आज भी वो शिक्षा से वंचित हैं। तो जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, जिनको मूलभूत सुविधाएं कहते हैं, आज के समय में भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमारे सरकार, हमारे समाज का हमेशा यह प्रयास होना चाहिए कि जो लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं उन्हें उपलब्ध कराया जाए, लेकिन अफसोस ये नहीं मिल पाता है। मुख्य रूप से, विशेष रूप से देखेंगे लड़कियों के केसेस में कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत दूर दूर होते हैं, जहाँ हर लड़की का जाना संभव नहीं होता, हर लड़की का वहाँ पढ़ना संभव नहीं होता, कुछ तो इनकम के हिसाब से, कुछ दूरी के हिसाब से। तो सरकार को चाहिए
कि अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, हॉस्पिटल की व्यवस्था, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुलें जहां जन जन को सुविधाएं मिल सकें, जिससे कि हमारा देश सही मायने में विकास कर सके। फिर एक मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। देखिए टेबल 1.6 सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2013। ये 2013 के सर्वे के हिसाब से है, जो हमारे भारत देश के पड़ोसी हैं उन सबको शामिल करते हुए ये आंकड़े बनाए गए हैं। इनमें जो देश लिए गए हैं, श्रीलंका, अपना देश इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। इनके बीच डेवलपमेंट को लेके कंपैरिजन किया गया है। इस पे कई आधार हैं, कई क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पे तुलना किया गया है, जिसमें पहला है ग्रॉस नेशनल इनकम। तो यहाँ ग्रॉस नेशनल इनकम होता क्या है ये आपको जानना चाहिए। ग्रॉस नेशनल इनकम इज द मेजरमेंट ऑफ अ कंट्रीज इनकम। और ग्रॉस नेशनल इनकम में किस तरह के इनकम आते हैं? हमारे देश के जितने निवासी हैं उनके द्वारा अर्जित किया हुआ धन, व्यवसाय के माध्यम से किया गया अर्जित धन, निर्यात के द्वारा कमाया गया धन, या जो लोग विदेशों में रहते हैं और वहाँ से जो पैसा कमा के अपने देश, अपने परिवारों में भेजते हैं, वो भी इसमें जोड़ा जाता है। उसके बाद दूसरा जो आधार लिया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, 2013 का आंकड़ा है। लिटरेसी रेट लिया गया है। HDI रैंक 2013 में, HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव का विकास। इसका आधार जब माना गया है और इसमें सर्वे में 187 यानी 187 कंट्रीज का सर्वे है, जिसमें भारत का स्थान 135वां स्थान पे है। चलिए हम वन बाय वन आपको समझाते जाते हैं। जब ग्रॉस नेशनल इनकम लेते हैं, जिसमें यहाँ पर कैपिटा इनकम लिया गया है कि एक साल में एक व्यक्ति का एवरेज इनकम कितना है, औसत आय, क्योंकि पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी बोला जाता है। श्रीलंका का है 9,250, इंडिया का 5,150, म्यांमार का 3,998, पाकिस्तान का 4,652, नेपाल का 2,194, बांग्लादेश का 2,713। यानी जब हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखते हैं तो श्रीलंका पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे, और जो सबसे लास्ट पंक्ति में है वो है बांग्लादेश। उसी तरह जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हैं तो उसमें देखिए, उसमें भी श्रीलंका पहले स्थान पर है 74.3 के, इंडिया 66.4, सेकेंड स्थान पर इसमें भी है इंडिया, म्यांमार 65.2, पाकिस्तान 66.6, नेपाल 68.4, बांग्लादेश 70.7। यानी जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हैं तो इसमें सबसे पीछे कौन है? म्यांमार। जब लिटरेसी रेट देखते हैं तो श्रीलंका में लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है, 91.2, इंडिया 62.8, म्यांमार 92.7, पाकिस्तान 54.9, नेपाल 57.4, बांग्लादेश 57.7। इसमें जब हम देखेंगे तो सबसे आगे कौन है? म्यांमार, यानी साक्षरता दर सबसे अच्छा है। HDI रैंक जब देखते हैं तो श्रीलंका का 73, इंडिया का 135, 135वां रैंक है, यानी बहुत पीछे इसको कहा जाएगा। जो हमारे पड़ोसी गरीब देश हैं उसके नीचे भी इसका रैंक है। म्यांमार 150, पाकिस्तान 146,
145, बांग्लादेश 142। 187 देशों का ये सर्वे है जिसमें ये 135वां स्थान पे है। तो ये हमारे समाज का ये दुर्भाग्य है। इस वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।